मैं राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहती हूँ, और भाटी जी सवाल मेरे पास आपके लिए सिर्फ इतना है, कौन सी एक्सरे मशीन से आपको पता चला और अखिलेश जी को पता चला कि 140 सीटें बीजेपी की आने वाली हैं? और ये जो वोट जिहाद है, ये वोट जिहाद जो है, ये मोदी जी ने शुरू किया था इस तरह की बात, या कोई आपकी पार्टी से था जो वोट जिहाद की बात कर रहा था? और जो कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं गिनाते, उन्हें गिनाना चाहिए, लेकिन वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, अगर आप उनका भाषण सुने 40 मिनट का तो उसमें ये सब काम गिनाते हैं और बाद में एक दो चीजें वो इस तरह की बोलते हैं। आप पूरा भाषण सुनते हैं या आप भी वही चुनते हैं जो आपको सूट करता है? और ये 140 का तथ्य क्या है? नहीं, तो आप ये मानती हैं कि अमित शाह के पास एक्सरे मशीन है? अमित शाह ने कहा 270 आ रही हैं, तो आप सहमति जता रही हैं, उसका समर्थन कर रही हैं। मैंने एक बार भी नाम नहीं लिया। देखिए, 4 जून तक हर पार्टी और हर पार्टी का नेता अपने अपने दावे करेगा, अपने अपने आकलन बताएगा, अपनी अपनी संख्या बताएगा। उनमें से कुछ सही सिद्ध होंगे, कुछ गलत सिद्ध होंगे। असली तस्वीर तो 4 जून को पता चलेगी किसको कितनी सीटें मिलती हैं। तब तक हम आकलन कर सकते हैं परिस्थितियों के आधार पर, नेताओं के भाषणों के आधार पर, उनके तेवर और उनके चेहरे देख के। कल भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया, यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट हुआ कि गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक। उत्तर प्रदेश में गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उत्तर प्रदेश इकाई। बीजेपी की सरकार है वहां। मुख्यमंत्री कहते हैं गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए हैं, हमने गर्मी निकाल दी है, अब यूपी में कोई बदमाशी नहीं है, कोई अपराध नहीं है। और बीजेपी कह रही है कि गुंडों के सामने नतमस्तक प्रशासन। इससे भाजपा की बौखलाहट पता चलती है। ये जो कल मतदान हुआ 13 सीटों पर चौथे चरण का, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हवाइयां उड़ी हुई हैं और उन्हें हार दिखाई दे रही है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 4 चरणों में 270 पूरी हो गई। मैं कहता हूं कि 7 चरणों में 170 तक पहुंचना मुश्किल है। 140 तो हमारे नेता कह रहे हैं बीजेपी की, 25-30 और सारी पार्टियों की जो एनडीए की पार्टियां हैं मिलकर, इस बार एनडीए 200 को नहीं छू पाएगा। देश की सरकार बदलने जा रही है और वो मुद्दों के आधार पर बदल रही है, बदजुबानी के आधार पर नहीं, तू मैं के आधार पर नहीं। क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की एमएसपी का मुद्दा, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा, नौकरियों में धांधली का मुद्दा, पर्चा आउट हो रहे हैं उनका मुद्दा, अग्निवीर की समस्या, पुरानी पेंशन की समस्या। ये तमाम मुद्दे, इंडिया गठबंधन उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है जो जनता के भविष्य से जुड़े हुए हैं, देश के भविष्य से जुड़े हुए हैं। और हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हवाई मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हवाई मुद्दे उठा रहे हैं। कभी अब जो मैं तहसीन पूनावाला ने गिनवा दिए, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता, आपका समय व्यर्थ करना नहीं चाहता, वरना हमारे देश के प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आए। जब कांग्रेस की सरकार थी, क्रिकेट टीम में मुसलमान भर दिए जाते थे। बताओ, खिलाड़ियों को भी धर्म में बांटने लगे। कौन सा मुसलमान खिलाड़ी ऐसा था जो प्रतिभाशाली नहीं था, जिसकी उपलब्धियां नहीं है, जिसने शानदार खेल का प्रदर्शन नहीं किया? देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? थोड़े से वोटों के लालच में आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आपने वोट जिहाद पर कुछ नहीं कहा। आप मुझे इतना तो बता दीजिए कि आप जो जमीनी मुद्दे उठाते हैं, तो महंगाई दर कितनी है आज, बता सकेंगे? क्योंकि जनता से जुड़े हुए हैं ना, हवाई आप बातें नहीं करते, तो मुझे बता दीजिए आज महंगाई दर कितनी है? महंगाई दर ये कागजों के खेल हैं। महंगाई बहुत है, लोग परेशान हैं, लोग दवाई नहीं खरीद पा रहे, लोग पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं उनके रेट, और तेल साबुन हर चीज महंगी है, लोगों की जेब महंगाई दर कागजी कार्रवाई है। और आप जो काम करते हैं हवाई और कागजी कार्रवाई वाली करते हैं, शहजाद पूनावाला, आरोप आप पर यह लगा है, लेकिन यह भी कोई नहीं बता पा रहा कि ये सब इंडिया अलायंस के पार्टनर अलग अलग नंबर क्यों दे रहे हैं, जनता को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो भाटी जी उस पार्टी से आते हैं जिसके नेता ने एक बार कहा था कि कारगिल की फतेह अल्लाह अकबर करके सैनिकों ने की थी। मतलब सेना को भी धर्म में बांटने का, और विकास और बिजली भी धर्म और पर्व देखकर बांटी जाती थी। वो पार्टी के नेता आज कह रहे हैं
तो भाई आप मुद्दे गिनवा देते। राम गोपाल यादव जी ने राम मंदिर बेकार बोला, एक बार उनकी अगर इतनी हिम्मत हो तो एक बार किसी और धर्म के पावन स्थल को बेकार बोल के बताएं। इन्होंने कहा राम मंदिर में जाने वाले पाखंड करते हैं। हिंदुओं पर गोली चलाने का दावा आप लोगों ने किया था। राम बनाम शिव कर देंगे, खड़गे जी ने कहा। द्वारका में जो हो रहा है, यदुवंशी पार्टियां हैं आप लोग, द्वारका में जो हुआ है वो ड्रामा था, ये राहुल गांधी ने कहा। शक्ति से हम लड़ रहे हैं। तो बता दीजिए ये मुद्दे की बात है या ये हिंदू धर्म को टारगेट करने की बात है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। वो कहते हैं कि देखिए अभी तहसीन ने बोला कि हम जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को ले जाएंगे। बिल्कुल सही है। आपको अपने परिवार में देश नजर आता है तो आपने 4 परिवार के सदस्यों को नामांकन में ले गए, और मोदी जी को देश में परिवार नजर आता है, इसलिए देश के विभिन्न समाजों से आने वाले लोगों को उन्होंने नामांकन में ले जाने का काम किया। और मैं आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक्सरे होगा। ये तहसीन पूनावाला की गारंटी, एक्सरे होगा। अरे तहसीन जी, ये कर्नाटका में एक्सरे किसने रोका है भाई? ये हिमाचल में एक्सरे कब कराने वाले हो? और मुझे बता दीजिए, एक्सरे करवाने के बाद धार्मिक आधार पर SC ST OBC का आरक्षण काट कर मुसलमानों को दिया। एक बार लिख दीजिए कि एक्सरे के बाद धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और एक बार लिख दीजिए SC ST OBC समाज के अधिकार को नहीं काटेंगे। AMU से तो काटा ना आपने। AMU में मिलेगी क्या आरक्षण? भाटी जी से पूछिए, AMU में आरक्षण मिले SC ST OBC को? एक बार जवाब दे दीजिए। भाटी जी जवाब दीजिए। 10 साल से देश में सरकार शहजाद पूनावाला की पार्टी की है। 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार शहजाद पूनावाला की पार्टी की है। जवाब देता हूं। जवाब हम देंगे। अब जहां इंडिया गठबंधन OBC SC का आरक्षण काटने की बात नहीं कर रहा, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहा है, और बिहार में बढ़ाया है। हम कांग्रेस ने 50% की सीमा को खत्म करके आबादी के अनुरूप आरक्षण देंगे, OBC को काटेंगे नहीं। गुमराह मत करिए देश को। अब आप बताइए, आप इसका समर्थन करते हैं? आपकी पार्टी इसका समर्थन करती है? नाविका एक वाक्य नाविका एक वाक्य। जी शहजाद नाविका एक वाक्य। देखिए, जब हर्षवर्धन जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, जब ये 50% का कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया इंदिरा साहनी जजमेंट में, तब से लेकर 14 तक किसकी सरकार थी भाई? समाजवादी और RJD दोनों सरकार में कांग्रेस के साथ शामिल थी, तभी खोल देते ना 50% का कैप। क्यों नहीं खोला आपने 9th शेड्यूल में, या जो भी आइडिया देकर? दूसरी बात, मैंने कहा कि AMU में आप क्या इसके पक्ष में हैं? सरकार भी नहीं कर सकती कि मामला लंबित है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी क्या AMU में SC ST OBC आरक्षण के पक्ष में, हाँ या ना? हाँ या ना? भारत का संविधान कहता है जो भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको हर जगह आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर ये रिजर्वेशन हटा क्यों था? ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए हुआ क्यों था? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज मैं फैक्ट चेक भी करना चाहती हूँ। फैक्ट चेक इसलिए करना चाहती हूँ, नवल किशोर जी आ रही हूँ, आपकी शायद कनेक्शन में कुछ गड़बड़ थी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रही हूँ। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ जो प्रधानमंत्री के हवाले से एक स्टेटमेंट राजकुमार भाटी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को टीम में रखा गया था। प्रधानमंत्री ने यह क्या, रिलीजन बेस्ड अगर रिजर्वेशन होंगे तो ये ऐसा होगा जैसे कि आप रिजर्वेशन किसी टीम में कर दें, मेरिट पर नहीं, खिलाड़ी कैसा है इस पर नहीं, लेकिन आप कर दें रिजर्वेशन। और मैं ये पढ़ के बता देती हूं, ये तमाम अखबारों ने रिपोर्ट किया है, और इस